गए थे बेटा, महंगी धातु के थे कि सस्ती धातु के? सस्ती। कौन चलाया था? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसकी थी? अलाउद्दीन। ठीक है, याद। और किसके समय मंगोल सबसे ज़्यादा आक्रमण किए? वो भी कौन था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ही था। चले हटा दें इसको, याद हो गया होगा आपको, है ना। अभी देख लेंगे फिर एक बार, पैराग्राफ चेंज करेंगे बेटा। इब्ने बतूता पढ़े आप मैडम। आज का 2 टॉपिक हमारा खत्म हुआ, एक इब्ने बतूता, दूसरा मंगोल। दो ही पढ़े हैं आप, दोनों से सब कनेक्ट है, वो सारे फैक्ट आपको बता दिए गए। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है बेटा, लिखेंगे आप, लिखेंगे तुगलक वंश के बाद, तुगलक वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद एवं लोदी वंश आए। ये लिखा गया, वो तो बाकी हम लिखवा किए हैं सब, है ना। यहाँ भी एक बार देख लें, तुगलक वंश के बाद कौन से 2 वंश आए बेटा? सैयद एवं लोदी वंश आए। दिल्ली पर ये लोग शासन करेंगे, इनके बारे में क्या सवाल? बड़ा चुनिंदा सा कुछ सवाल है बेटा, है ना। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और लोदी वंश के लोग आए। लिखेंगे बेटा लोदी, सैयद लिखने पहले, सैयद वंश का संस्थापक, याद है बाबू? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। खिज्र खान, खिज्र खान किस वंश का संस्थापक? इस बार सिपाही वाले एक शिफ्ट में उठा करके सवाल बेटा पूछा कि खिज्र खान किस वंश का संस्थापक था? सैयद वंश का। यही याद करना आपको, ये छोड़ देंगे तब भी दिक्कत नहीं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। इसका शासनकाल 1414 से, एनसीईआरटी में देखें जो दिया वही लिखिएगा। आपकी किताब कापी में क्या लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं है ना। 1414 से 1421, 1414 से 1421 तक किसका शासन था बेटा? खिज्र खान। लिखेंगे बेटा सैयद वंश के सुल्तान, सैयद वंश के सुल्तान, सैयद वंश के सुल्तान स्वयं को मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। सैयद वंश के सुल्तान स्वयं को मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे। वो कौन से लोग थे भाई? सुल्तान अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे, है ना। लिखेंगे बेटा रैयते आला इनकी उपाधि थी। रैयते आला, रैयते आला इनकी क्या थी? उपाधि थी। और जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड में पूछा मैडम हजरते आला किसकी उपाधि थी? आज बताएंगे, आज वो भी आ रहा है, शेरशाह सूरी वाला, है ना। लिखेंगे आप रैयते आला किनकी उपाधि थी? सैयद सुल्तानों की। सैयद वंश का सबसे महानतम सुल्तान मुबारक शाह था। सैयद वंश का सबसे महानतम सुल्तान कौन था बेटा? मुबारक शाह था। सैयद वंश का सबसे महानतम सुल्तान मुबारक शाह था। बस इतना अतिरिक्त बता दिया, इसी एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया था उसने, है ना। इसी एक लाइन में बता दिया। सैयद वंश का सबसे महान सुल्तान मुबारक शाह था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। अपने आप को किसका वंशज मानते थे? मोहम्मद साहब का वंशज मान। 3 तो सवाल था, वो अतिरिक्त हो गई 2 लाइन, है ना। तो इसको पढ़ लिया बेटा। आ जाए पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ठीक बेटा। लिखेंगे लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी जो है बेटा, ये किस वंश का संस्थापक था? लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था बाबू? बहलोल लोदी। ये लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लिखें बहलोली नामक सिक्का चलाया था। बहलोली नामक क्या चलाया था? सिक्का चलाया था। इसके सिक्के का नाम था बहलोली। बहलोली नामक सिक्का कौन चलाया था बाबू? बहलोल लोदी चलाया था। बहलोली नामक सिक्का किसका था? बहलोल लोदी का। लिखेंगे एक चीज़ और लिखें,
अफगान बंधुता की, अफगान बंधुता की नीति, बात ना करिए बाबू, अफगान बंधुता की नीति किस सुल्तान की थी? बहलोल लोदी की। ठीक है बेटा, अफगान बंधुता की नीति किसकी थी? बहलोल लोदी की, है ना। इतना लिखे किसके बारे में? बहलोल लोदी के बारे में। पैराग्राफ चेंज करेंगे बेटा, लिखेंगे इब्राहिम लोदी। आप समझें आप कि इस वाले चैप्टर से सिकंदर लोदी को 7 वाले में दिया ही नहीं, है ना। और क्या कह रहा है बेटा? लिखेंगे इब्राहिम लोदी लोदी वंश का, याद आया, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। लोदी वंश का ये अंतिम सुल्तान था। कौन है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। 1526 में बेटा, 1526 में लिखेंगे आप, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, 1526 अंडरलाइन करेंगे मैडम, सवाल पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, है ना। आप लोगों जैसे पेपर हो रहा है। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो एक सवाल आपको मिला ना बेटा, क्या सवाल मिला? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, है ना। लिखेंगे 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। एक सवाल जीआईसी में यहाँ से मैडम आया है, जाइएगा आज देखिएगा, आंसर पेपर तो मिल जाएगा आपको, है ना। आंसर पेपर रखे हैं पहले आंसर पेपर देखेंगे तब ना पता चलेगा पैटर्न क्या है, सवाल क्या आ रहे हैं। सब नोट्स बना लेंगे आप तो आप पिछड़ जाएंगे। आप आंसर पेपर देखिए, फिर अलर्ट हो जाइए, कहाँ सवाल आ रहा है, कहाँ ज़्यादा, कहाँ से कम, कहाँ से नहीं आ रहा है ना। उस संभावना पर फिर पढ़ेंगे ना आप, थोड़ा सा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पानीपत के पहले युद्ध में पराजित हुआ था कौन? इब्राहिम लोदी। और सवाल क्या पूछा जीआईसी प्रवक्ता में, लिखिएगा, यही है सवाल। रणभूमि में मारा जाने वाला, रणभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला और अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। लिखेंगे आप, रणभूमि में पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और। रणभूमि में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। रणभूमि में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान कौन था बेटा? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी किस वंश का अंतिम सुल्तान था? लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। जब 2 लोदी लोगों को आप पढ़ लिए बेटा, थोड़ा सा यहाँ एक बार देखें, इंपॉर्टेंट चेक कर लिया जाए हम लोग, है ना। आप बता रहे हैं बाबू, आ जाए। तुगलक वंश के बाद कौन से 2 वंश आए? सैयद वंश आया और लोदी वंश। छोड़े आप इसको, कोई पढ़ने की बात तो है नहीं है। यहाँ क्या लिखे हैं बेटा? सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां लिख चुके हैं आप। सैयद वंश के सुल्तान अपने आप को किसका वंशज मान रहे हैं? मोहम्मद साहब का। काम खत्म। रैयत आला किनकी उपाधि थी? सैयद वंश के सुल्तानों की। सबसे महानतम शासक मुबारक शाह। यहाँ आ जाए देखें, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। बहलोली नामक सिक्का चला दिया। आ जाए, इब्राहिम लोदी अंतिम था, पानीपत वाले में लड़ता हुआ मारा गया। इतना पढ़े आप। हेडिंग डालेंगे शेर शाह सूरी, इसी वाले में डाल दिया शेर शाह सूरी को, है ना। लिखेंगे बेटा, हटा दें इसको। शेर शाह सूरी से सवाल आए हैं आपके, खूब सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शेर शाह, ये शेर शाह है। लिखेंगे बेटा, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। पिता का नाम, इसके पिता का नाम क्या था? हसन खां था। कहाँ के जागीरदार थे? सासाराम, बिहार के जागीरदार थे, है ना। कहानी थोड़ी सी है, छोटी सी सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी के पिताजी, जब इनकी शेर शाह सूरी की माताजी की मृत्यु के बाद शेर शाह के पिताजी ने क्या, शादी कर लिया। इसी बात पर नाराज़ होकर के क्या किए? रोज़ दच्चियारी करते भाई। कहें रोज़ एक दिन हो गया, कोई कितना बड़ा दच्चियार हो, एक आध दिन दच्चियारी कर सकता है ना। पर डे दच्चियारी तो नहीं कर सकता ना, तो वो तो घोषित दच्चियार हो जाएगा। सब सुनेंगे सारे लोग, है ना। तो एक चीज़ जानिएगा, क्लास में शांति बनाए रखें ना। अब आप हंसेंगे, वहीं खिस खिस करेंगे बेटा, खा मत जाना ढक्कन, है ना। तो समस्या होती है ना, यहाँ पढ़ा रहे तो दिमाग थोड़ा भटक जाता है।
नाम क्या है आपका? क्या नाम बेटा? हाँ आपका? कंचन। देखें हमारे यहाँ पढ़ती हैं और सबको बता दें, हमारे यहाँ एक, आपका क्या नाम बेटा? अलका और कंचन ये क्लास में बस हंसती रहती हैं, है ना। दच्चियारी की एक लिमिट होती है ना, उसके बाद अच्छा नहीं लगता है ना बेटा। थोड़ा सा बनाए रखें, जो हंसेगा इसी पर उसका नाम बोल देंगे, ताकि लोग जाने ठाकरे सर जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ कुछ लोग बहुत दच्चियार टाइप के भी हैं, है ना। चलिए अब देख लीजिएगा, आ जाएगा ये उसमें। हो गया बेटा। अब आ जाए, देखेंगे आप बाबू, आप बता रहे शेरशाह सूरी के बारे में लिखेंगे। ये हुमायूं का समकालीन था, यही लिखा गया बेटा, बड़ा छोटा सा पार्ट है, लिखेंगे। ये हुमायूं का, शेरशाह सूरी किसका समकालीन है? हुमायूं का। ठीक बेटा, लिखेंगे। इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी बेटा? जौनपुर में हुई थी। इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? जौनपुर में। इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? जौनपुर में। जौनपुर उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। उस समय जौनपुर को एक उपाधि दी जाती थी, सिराजे हिंद। ये सवाल संजोग से आ गया। आप जरा सोचें बेटा कि आपके एलटी ग्रेड जीआईसी में, एलटी ग्रेड मैडम और जीआईसी में एक ही साथ यहाँ से दो सवाल आ गए। एक तो सिराजे हिंद किसे कहते हैं, यहीं से आ गया। एक शेरशाह सूरी की उपाधि पूछ दिया, है ना। ये खतरनाक टॉपिक है ना। लिखेंगे बेटा, जौनपुर को इस समय सिराजे हिंद कहा जाता था। इस समय जौनपुर को क्या कहते थे? सिराजे हिंद कहा जाता था। सिराजे हिंद किसे कहते थे बाबू? जौनपुर। और शेरशाह सूरी कहाँ से पढ़ाई किया था? जौनपुर से, है ना। अच्छा, लिखेंगे बेटा, 1539 में चौसा का युद्ध। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध। लिखेंगे बेटा, 1540 में कन्नौज का युद्ध, है ना। कोष्ठ में लिखने बिलग्राम। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। दोनों युद्धों में, लिखेंगे, दोनों युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह ने हुमायूं को क्या किया बेटा? पराजित किया। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं। कौन जीता? शेरशाह। कन्नौज वाला युद्ध कब हुआ था? 1540। इसमें कौन जीता था बेटा? शेरशाह सूरी। लिखेंगे, शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि, हजरते आला की उपाधि धारण किया। शेरशाह सूरी कौन सी उपाधि लिया था बाबू? हजरते आला। सवाल आया ये। हजरते आला किसकी उपाधि थी? शेरशाह सूरी की, है ना। शेरशाह सूरी की उपाधि क्या थी? हजरते आला। ठीक है ना। अब सिराजे हिंद की बात आई तो यहीं तो लिंक कर दिया बेटा। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जौनपुर नगर का संस्थापक, जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। देखिए यहीं से लिंक कर दिया। एनसीईआरटी की बड़ी भारी विशेषता है बेटा, ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं सीधा चलेगा, है ना। वो लिंक करके चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से समझा देता है। प्री और मेंस दोनों आपका एक खटाखट तैयार हो जाए। बताएं, अभी आप इतना अच्छा एनसीईआरटी समझा रही है, आपने अभी अभी लिखा है बेटा कि जो सल्तनत के डायरेक्ट नियंत्रण में ज़मीन होती है उसे क्या कहते हैं? जो ज़मीनें खालसा, पेपर में बहुत बार पूछा है। खालसा भूमि पर एक टिप्पणी लिखिए। खालसा भूमि किसे कहा जाता था? किस सुल्तान के समय खालसा भूमि बहुत ज़्यादा हो गई थी, है ना। खालसा भूमि कैसे ज़्यादा हो गई थी? जो वेतन के बदले ज़मीन दिए थे वो सब रिटर्न आ गई। ठीक बेटा, वो खालसा भूमि डायरेक्ट जो सुल्तान के नियंत्रण में आ गई। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आपने बताया जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। पता है मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था जौना खान, है ना। जौना खान के नाम पर ही इसका नाम रखा था। ये क्या रखा था बाबू? जौनपुर। और जौना खान को बुलाते थे बचपन में, जौन कहते थे, जौन, है ना।
तो उसी के नाम पर क्या रखा गया था बेटा? जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। अब यूपी स्पेशल में एलटी ग्रेड में सवाल आया कि ये जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती। बात आ गई नदी की बेटा। हमारे यहाँ भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 राज्य में वो कौन सा राज्य है जिसे नदियों का राज्य कहते हैं? नदियों का राज्य, नदियों का मायका, नदियों का मायका, नदियों का घर मध्य प्रदेश को कहते हैं। नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? मध्य। पूरे विश्व में बहने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी। पूरे विश्व में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। पानी सबसे ज़्यादा किस नदी से निकल जाता है हरहरा के साल भर में? अमेजन नदी। इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और इंडिया में पानी किस नदी से खटखटा के भाग रहा है सबसे ज़्यादा? ब्रह्मपुत्रा नदी से, है ना? ब्रह्मपुत्र नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग, यांगटीसी नदी। यांगसी नदी कहाँ? उसी का नाम है, उसका पूरा नाम बता रहे हैं, यांगटीसी क्यांग नदी। यांगसी नदी कहाँ है बेटा? चीन में, है ना? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, है ना? और दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी बड़े बाबू अमेजन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग नदी। पूरे विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी, है ना? इतना याद रखें। और एक सवाल आपका है मैडम एलटी ग्रेड में, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की नदी माही नदी, है ना? ये कॉन्सेप्ट है नदियों का, वो कांगो नदी, जायरे नदी, लिम्पोपो नदी, ये सब आसान है एकदम। छोटे छोटे सवाल, बहुत आसान सवाल, सब कर लेंगे। हजरत आला किसकी उपाधि? शेरशाह सूरी। जौनपुर कौन बसा दिया? आगरा कौन बसाया था? सिकंदर लोदी। एक गैरिसन शहर बसाया था अलाउद्दीन, क्या नाम था उस गैरिसन शहर का? सीरी। सीरी। गैरिसन क्या है? गैरिसन नगर किसे कहते हैं? जहाँ सेना हो, सुरक्षा के लिए बनाया गया नगर होता है, सुरक्षा के लिए। किन से डर था उसको? मंगोलों से। मंगोल सबसे ज़्यादा किसके काल में आक्रमण किए? है ना? अलाउद्दीन। और किन 2 सुल्तानों के समय किए? अलाउद्दीन। कौन एक ऐसा सुल्तान था जो ये नीति बनाया था कि मैं मंगोलों पर ही आक्रमण कर दूंगा? एल्फिंस्टन ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का मिश्रण था, है ना? सुल्तान कभी कभी छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आ जाता था कि देखने वाले भी हैरत करते थे। सुल्तान किसने लिखा बेटा? एल्फिंस्टन। क्या सुल्तान, किस सुल्तान को पागल सुल्तान कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये सवाल पूछा, अलग पागल नहीं था बेटा, बड़ा सबसे शिक्षित सुल्तान वही था। और हर ज़माने में जो बहुत ज़्यादा शिक्षित रहे हों उनको पागल ही समझा जाता है। और जब वो पास करते हैं, जब तक लड़का मेहनत करेगा, आप ही लोग हद से ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे तो अगलियाँ बगलियाँ क्या, इनका लड़का कुछ ना बन पाएगा, पगला गया। और जब IAS बन जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, मिठाई बटेगी, तब वही हल्ला करेंगे, हमको पता था कुछ ज़रूर बन जाएगा। अपना स्टेटमेंट बदल दीजिए, ये ज़माना यही कहता है ना? स्टेटमेंट बड़ा तेज़ बदलें, हमको पता था। ऐसे बड़े बाबू क्या कर, बड़े बाबू कुछ ना कर पाएंगे, भले दौड़ना है, बड़े बाबू पास हो जाएंगे। बड़े बाबू हम चेहरा देखे पहली बार जब देखे तो उनको लाइफ में उनके माथे पर लिखा था कि मैं आने वाला टीचर हूँ, तब आप भविष्यवाणी करने लगते हैं, है ना? आपकी कोई आलोचना करे डरे नहीं, आपका काम है पढ़ना, आप ईमानदारी से पढ़िए। बाकी सब चीज़ें बेटा बहुत आसान है, आप सब कुछ आसानी से कर ले जाएंगे। जब आप ही चाहेंगे ना तभी सब कुछ होगा। आप चाहेंगे ना, आप शांति कौन बनाएगा? हम थोड़ी बनाएंगे। आप पढ़ने वाले लड़के, आपका काम है ना शांति बनाना, आप शांति ना बना रहे हैं, है ना? उदाहरण दे रहे हैं, शांति तो बहुत बनती है हमारी क्लास में, कहीं भी जाते हैं पढ़ाते हैं तो एकदम शांति माहौल होता है ना बेटा? इसलिए तभी आपको सब समझ में आता है। मंगोलों को जाने आप, ख़त्म करिए कहानी, फिल्म देखिए अभी मंगोलों की पूरी, लड़ाई झगड़ा, सिंधु नदी तक आ गए, बड़ा रक्तपात मचा रहे हैं, सारी चीज़ें मंगोल जाने आप, ठीक बेटा? और उसके बाद आगे बढ़ें आप मंगोलों के, और पहले देखें इब्ने बतूता। ये कौन था इब्ने बतूता? यात्री इंडिया में आया था, किताब का नाम क्या था? किताब का नाम क्या था उसके? रेहला था, समझे आप? अब फिरोज शाह तुगलक आप आ गए बेटा, गोमती नदी के किनारे एक नगर बसाया था। गोमती नगर के दाएं तट पर कि बाएं तट पर? दाएं गलत हो जाएगा बेटा। गोमती नदी किधर से बह रही है? थोड़ा खड़े होकर कभी देखना वहाँ पर, और उधर तुम चल देना, जिधर नदी जा रही है उधर जाना, नदी जिधर जाएगी उधर तुम जाना, नदी के साथ साथ चलना,
नदी में घुस जाना अंदर बीचों बीच, और उधर जाना जिधर नदी जा रही है, जिधर बह रही है। अब बताओ किधर है? तब कहे दाएं बता रहे हो। दिशाएं कैसे बताएंगे आप? हम इधर जा रहे हैं, हमारे दाहिने और बाएं कौन हमारी दिशा तय करेगी ना, कि आप देखेंगे आपको कौन हक बनता है आपको तय करने का दिशा, है ना। पहले ये देखिए कि तूफान किधर बह रहा है, तब कहेगा ना उसके दाहिने बाएं कौन है। आगे लिखेंगे बेटा, राग दर्पण का फारसी अनुवाद इसी के समय हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़े बाबू है, लिखेंगे आया है सवाल, जहाँ जहाँ सवाल आया सब बता देंगे एक एक ठो। राग दर्पण का फारसी में अनुवाद इसी के समय हुआ था पहली बार, है ना। मुगल काल में भी होगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी होगा, लेकिन पहली बार पूछेगा बेटा आपसे कि राग दर्पण का फारसी में अनुवाद कब हुआ था, कि किस सुल्तान के समय हुआ था बाबू? फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। हो गया ना। इतनी सारी बातों के साथ हमारा एक पार्ट बेटा समाप्त हो गया, है ना। आज हमारा दिल्ली सल्तनत पूरा, देखें नए राज्यों का उदय, याद है मैडम, नए राज्यों का उदय से आपने स्टार्ट किया, और दिल्ली सल्तनत यहाँ इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहाँ कितनी सारी बातें आप पढ़े हैं, बहुत सारी बातें, ठीक है। अब कल पढ़ाएंगे, ठीक बेटा।